दोस्तों कई बार पुलिस के पास ऐसे मामले आ जाते हैं कि पुलिस जब उस मामले की पूरी बारीकी से जांच करती है और उस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है और उस पर्दाफाश का जब लोगों के बीच पहुंचना होता है, यानी कि जब लोग उस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जब उस पूरे मामले की जांच करती है और जांच कर कर पूरा रिजल्ट निकालती है, पर्दाफाश करती है, तो पुलिस के भी पैर के नीचे की एक बार जमीन खिसक जाती है। और यही हाल उस कहानी को सुनने वाले लोगों का भी होता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि समझ से परे होती हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी भी कुछ ऐसी है जिस कहानी का जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से खुलासा किया तो जिसने भी एक बार सुना वो सोच में पड़ गया। दोस्तों हमारे भारत में कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कई बार अपराध करने वालों को ये लगता है कि मैं बहुत दिमागी हूं, मैं बहुत चतुर हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कानून और पुलिस अगर सही तरीके से अपना काम करती है तो यकीन मानिए 7 परत नीचे भी जमीन के कोई अपराधी या कोई किसी मामले का वांछित अभियुक्त हो या उसके ऊपर पुलिस को संदेह हो तो उसे आसानी से खोज कर निकाल लेती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानी क्राइम की आपको सतर्क करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का कमेंट इस कहानी पर आएगा उनका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को, कहानी को लंबा खींचने के बजाय हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची क्राइम की कहानी है यह है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा। ये सच्ची क्राइम की कहानी गोंडा जिले से ही है। गोंडा जिले की एक बाजार पड़ती है ददुआ बाजार। ददुआ बाजार में ही एक व्यवसायी जिसकी उम्र अब शादी लायक हो गई थी, जिसका नाम विनय कुमार था। विनय कुमार की शादी 17 नवंबर 2017 को होती है। शादी होने के बाद जिस लड़की से विनय कुमार की शादी होती है उस लड़की का नाम कविता होता है। कविता विनय के घर में आ जाती है, रहने लगती है। अपना जो भी काम है उसका, घर का जो एक बहू का काम होता है, वो हर काम को अच्छी तरीके से करने लगती है। जब विनय के माता पिता देखते हैं कि जो उनकी बहू आई है वो वाकई में बहुत अच्छी के अलावा वो बहुत ही सामाजिक है और घर के हर काम को संभाल लेती है, जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजरने लगते हैं। समय को जैसे पंख लग गया हो। इस बीच विनय और कविता को एक संतान होती है। दोनों का जीवन सही से चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा होता है। लेकिन 5 मई 2021 को यानी 2017 में दोनों का विवाह हुआ था। लमसम 4 साल बाद यानी 2021 को 5 मई 2021 से वो लगातार उसके 2-4 दिन पहले से ही अपने मायके वालों से यानी कि कविता अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर देती। अब जब उसके मम्मी पापा ये देखते हैं कि उसका फोन जब भी मिला रहे हैं वो उसके पति के पास विनय उठा रहा है फोन, या तो उसके कोई घर वाले उठा रहे हैं। अब मम्मी पापा भी बहुत परेशान होते हैं। ये बात अपने बेटे को यानी कविता के भाई को बताई जाती है। अब घर वाले बहुत हैरान परेशान। अब उनको ये लगता है कि उनकी जो बेटी है उसको साथ, उनको ये लगता है कि उनकी जो बेटी कविता है उसके साथ विनय के घर वालों ने कुछ कोई ना कोई कांड कर दिया है, या तो उसे मार के कहीं फेंक दिया है, या तो उसकी हत्या कर दी है, या कोई कांड कर दिया है। दरअसल कविता जो है अपने माता पिता के पास जब भी फोन करती थी तो वो कहती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। अब 5 मई 2021 को ये लोग थाने पहुंचते हैं, कविता के माँ बाप, और थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है।
उसकी गुमशुदगी की। और फिर ये मामला धीरे धीरे कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। अब पुलिस के ऊपर कोर्ट से दबाव पड़ना शुरू होता है। पुलिस हत्या का केस बनाकर विनय के माता पिता को और विनय के भाई को, टोटल 4-5 लोगों को, घर के जो लोग थे, दहेज के मुकदमे में जेल भेज देती है। अब मामला धीरे धीरे चल रहा होता है। अचानक 6 महीने बाद विनय थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद कहता है कि साहब, मेरी पत्नी जो है कविता, वो अभी मरी नहीं है, ना ही हमारे के परिवार वालों ने उसकी कोई हत्या की है। अब चूंकि विनय जमानत पर आया होता है, अब विनय की बातें पुलिस कहती है कि भाई आप कह रहे हो, ऐसे कैसे मान लेंगे कि वो जिंदा है, आपको कैसे पता है वो जिंदा है? तो कहता है कि साहब मुझे पता है, आप अपहरण का केस दर्ज करिए। पुलिस अपनी जांच की गति को आगे बढ़ाती है, अपनी जांच करना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे ये मामला देखते देखते हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अब हाई कोर्ट में गोंडा के जो पुलिस अधीक्षक हैं, कोर्ट ने एसपी से पूरा ब्यौरा तलब किया। अब चूंकि हाई कोर्ट ने ब्यौरा तलब किया था एसपी से, इसलिए एसपी साहब भी इस मामले की फिर से तफ्तीश करवाना पुलिस अधिकारियों से, जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने पूरा मामला देख रहे थे जो लोग, उन पुलिस अधिकारियों से बारीकी से जांच करने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर कविता जिंदा है तो उसे ढूंढ कर लेकर आओ। अब पुलिस कविता की कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है, उसके पति की सही सही तहकीकात करना शुरू करती है। तो पता चलता है कि मृतका जो कविता थी वो असल में मरी ही नहीं है। वो अपने एक प्रेमी, जिसका नाम सत्यनारायण गुप्ता है, दुर्जनपुर बाजार में उसकी दुकान थी और दुकान पे उसके कविता का आना जाना था और दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगते हैं। कुछ दिन बात करने के बाद दोनों में आपस में प्यार संबंध हो जाता है, फिर दोनों शारीरिक संबंध तक पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि अब हम दोनों शादी कर लें, लेकिन स्थिति ऐसी थी, चूंकि कविता शादीशुदा थी और सत्यनारायण भी, अब दोनों में ये बात बन नहीं पाती है कि शादी कैसी हो। अब प्रेमी सत्यनारायण गुप्ता कविता से कहता है क्यों ना हम भाग चलें। अब ये लोग वहां से करीब 2 मई 2021 को भाग जाते हैं, अयोध्या में आते हैं, चुपके से कमरा लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद ये लोग लखनऊ चले आते हैं। जब ये लोग लखनऊ चले आते हैं, चूंकि कविता जब घर से भागी थी तो उसने फोन घर पे ही छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस जब सत्यनारायण गुप्ता के मोबाइल नंबर को उसके घर से लेती है, लोकेशन ट्रेस करती है, फिर पुलिस लखनऊ पहुंचती है जहां पे सत्यनारायण गुप्ता कमरा लेके रह रहा था। वहां मकान मालिक से तफ्तीश की जाती है तो मकान मालिक और पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, सत्यनारायण गुप्ता एक हूबहू, पुलिस फोटो भी अपने साथ लेकर जाती है, उस फोटो को दिखाती है तो पड़ोसी भी बताते हैं हाँ, ये महिला सत्यनारायण गुप्ता के साथ ही रहती है। अब पुलिस जब उस कमरे पे, जहां पे वो लोग लखनऊ में रह रहे थे, वहां जाती है, पहुंचती है, दरवाजा खुलवाती है तो अंदर से कविता निकलती है। अब जब अंदर से कविता निकलती है तो पुलिस देखकर हैरान परेशान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि जिस महिला के हत्या का केस में 3-4 लोग जेल में हैं, अब हम क्या करेंगे, ये तो जिंदा निकली। पुलिस बिना कुछ सोचे समझे कविता को अपने साथ अरेस्ट कर लेकर आती है और कोर्ट में पेश करती है। वहां से विनय कुमार को जज साहब, जो कि पति था, उसके परिवार को बाइज्जत छोड़ने का और सत्यनारायण गुप्ता को और उसकी प्रेमिका कविता यानी कि विनय कुमार की पत्नी को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का आदेश देते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हकीकत सामने से दिखती है वो हकीकत होती नहीं, उसके अंदर कुछ और ही कहानी होती है। तो ये थी आज की पूरी सच्ची क्राइम कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। कहानी सुनाने का मकसद बस इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखें। अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि अवैध संबंध हमेशा अवैध ही होते हैं और उनका रास्ता जब जाकर मिलता है कहीं मंजिल पर तो वो सिर्फ जेल की सलाखें होती हैं। इसलिए आपसे एक
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये भी है, हाथ जोड़कर निवेदन ये भी है, कभी भी अवैध संबंधों के जाल में ना फंसे, नहीं तो देखते ही देखते आपका पूरा जीवन हंसता खेलता खाता परिवार बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, आप कहानी कहां से देख रहे थे, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।